हेलो लॉ लर्नर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कवर करने से पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे एग्रीमेंट, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। सो आज का टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। तो जो सेक्शन नंबर 10 हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रेज है वो आया था। उसमें क्या, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैपेबल होनी चाहिए पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। जो सेक्शन नंबर हमारा 11 है वो इसी को आगे डिफाइन करता है, फर्दर डिफाइन करता है कि क्या, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट कौन है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट who is of the age of majority, sound mind and not qualified from contracting by any law to which he is subject। इसमें हमें 3 टर्म्स बताए गए हैं जो हाईलाइट भी यहाँ की गई है। नंबर 1, एज ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी एज बताया गया है, साउंड माइंड के बारे में बताया गया है, एंड क्वालिफाइड बाय लॉ के बारे में भी बताया गया है कि क्वालिफाइड बाय लॉ भी होना इंपॉर्टेंट है अगर हमें एंटर करना है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। फाइन। तो हमें ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है हर तरफ होते हैं। अगर हम इन पर्सन्स को निकाल देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकते, तो वो अपनी डेली ट्रांजेक्शंस वगैरह कैसे करेंगे, वो अपनी लाइफ कैसे जिएंगे। तो इनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, उसके बारे में भी हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। ओके फाइन। नेक्स्ट, तो जो सेक्शन नंबर 11 है वो डिक्लेयर कर देता है क्या, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो हमने पढ़ा, माइनर एंटर नहीं कर सकता, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो जिनका माइंड स्टेबल नहीं है, पागल हैं, बौखलाए हुए हैं, ठीक है, एंड जो मतलब अपनी सूझबूझ से अपना काम नहीं कर सकते, दैट पर्सन दैट इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। वो पर्सन्स जो डिसक्वालिफाइड कर दिए गए हैं लॉ के द्वारा, जिसका भी वो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडियन लॉ के द्वारा हम इंडिया के पर्सन को ही डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है। सो दैट्स द थिंग, सेम थिंग कि उसी लॉ की डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए जिसका वो सब्जेक्ट है। फाइन। नेक्स्ट, माइनर के बारे में बताया गया है। माइनर, हमने अभी माइनर के बारे में पढ़ा अभी। ओके फाइन। तो हम माइनर को डिटेल में पढ़ते हैं। माइनर क्या होता है, बच्चा, छोटा बच्चा। स्मॉल किड को हम माइनर कह सकते हैं, या फिर आगे, द एज ऑफ मेजॉरिटी इज जनरली 18 साल का जो भी बच्चा है वो क्या है, मतलब बड़ा हो गया है, अडल्ट हम उसे मान लेते हैं। वोटिंग उसे भी मिल जाता है, वोटिंग राइट मिल जाता है, एंड ड्राइविंग लाइसेंस एंड सो ऑन, जो 18 के बाद ही हमें प्रॉपर मिलना लगते हैं राइट्स। इन केस, अब इसके कुछ केसेस होते हैं ना, लाइक स्पेसिफिक चीजें, तो इसमें क्या है कि अगर एक कोर्ट एक गार्डियन अपॉइंट कर देता है एक माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, तो वो जो गार्डियन है वो तब तक उसका गार्डियन रहेगा जब तक वो 21 ईयर्स का नहीं हो जाता। तो ये वहां पे जो कोर्ट अपॉइंट करता है गार्डियन, तो उसके माइनर की मेच्योर होने की एज 21 हो जाती है, ना कि 18 रहती है। सो दैट्स द थिंग। फाइन। अब इंग्लैंड में मेजॉरिटी की एज क्या 21 ईयर्स बताई गई थी, लेकिन अब द फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट 1969 में क्या बताया गया है कि एक माइनर कौन होगा, जो भी 18 ईयर्स से नीचे होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। पहले ये एज क्या थी, 21 ईयर्स थी। आपने थोड़ा हिस्ट्री में, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि जो पहले हमारी वोटिंग एज थी वो भी 21 ईयर्स थी, उसे हम बिलो लेके 28 ईयर्स में ले आए। और ये छोटे छोटे रिफॉर्म्स हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती रहती है। फाइन। Why minor can't enter into a contract? हमने देखा कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, इनकॉम्पिटेंट है। क्यों है, उसमें बताया गया कि बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है, बच्चे मन के सच्चे, जैसे जिसके इन्फ्लुएंस में आ गए वैसे वो एक्ट करने लगते हैं। तो एवरी मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट इन सस्पेंडेड इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, उनको क्या पता हम उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। फाइन। तो इसलिए हम माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने नहीं देते हैं। फाइन। नेक्स्ट, माइनर, माइनर का केस लॉ है हमारा, इसी पे कॉन्ट्रैक्ट में केस लॉ हुआ, मोहरी बीबी केस लॉ, ठीक है। तो इसमें हमें पूरा डिटेल में बताया गया कि माइनर, इसका जजमेंट क्या था कि agreement is absolutely void. A minor can't make a promise enforceable by law. एक माइनर इन्फोर्सिबल बाय लॉ के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस में आ ही नहीं सकता। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्युटली वॉइड है, वो वॉइड ही है। वॉइड मींस जीरो इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग।
फाइन। कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट अपना क्या जजमेंट कहता है कि माइनर कोई भी लाइबल नहीं होगा, इज नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट रीपेमेंट, रीपे एनी मनी और कॉम्पनसेट फॉर एनी बेनिफिट। तो माइनर को कुछ भी वापस नहीं देना है, कोई रीपेमेंट नहीं करनी है, कोई मनी वापस नहीं देनी है, कोई कॉम्पनसेट नहीं करना है किसी भी बेनिफिट के लिए अगर उसे कोई रिसीव हुआ है। फाइन। तो दीज आर सम मोर केस लॉस। तो ये चैपल वर्सेस कॉपर का केस लॉ है। इसमें क्या बताया कि नेसेसिटी, हाँ, अब हमें फॉर एग्जांपल एक माइनर है जो उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो जो हमारा खाना पीने का सामान है वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। हम कुछ बस में ट्रेवल करते हैं या कुछ भी है तो वो क्या है, एक नेसेसिटी के अंदर आ जाता है कि खाना तो इंसान खाएगा ही। तो वो नेसेसिटी अगर कोई सप्लाई कर रहा है, कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है एक माइनर को उसकी नेसेसिटीज, तो वो एक तो ह्यूमैनिटी में आ जाता है, मॉरल्स हो गए, हमारे एथिक्स हो गए, एंड सेकेंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो नेसेसिटीज को सप्लाई कर रहा है तो ऐसे तो नहीं करेगा, दुनिया बुरी भी बहुत है। तो इसको ध्यान में रखते कि उस माइनर का नुकसान ना हो, उसकी लाइफ डेंजर में ना जाए, इसलिए हमें नेसेसिटीज का क्या एक्सेप्शन बनाया कि जो नेसेसिटीज के लिए अगर कोई उसके माइनर के पे कर रहा है तो उसको जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसमें से उसको थोड़ा जो पेमेंट किया जाएगा। फाइन। तो नेसेसिटीज मीन्स सच थिंग विच आर नेसेसरी टू मेंटेन अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन एंड लाइफ। ओके, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। What are necessary is may also depend upon the status of person and also his requirement at the time of actually delivery। तो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम नेसेसिटीज उससे सप्लाई कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसका रीपेमेंट नहीं होगा। फाइन। नेक्स्ट एक और केस लो है, यू कैन जस्ट नेसेसिटी पे है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, तो यही सेक्शन 68 नेसेसिटीज के बारे में बताया गया। क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज ऑन अकाउंट। तो अभी आपको बताया कि नेसेसिटीज के लिए जो भी सप्लाई किया गया उसके कॉस्ट के लिए क्लेम किया जा सकता है। If a person incapable of entering into contract or anyone who he is legally bound to support is supplied by another person with necessities suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies entitled to be reburnished from the property of such incapable person। तो उसकी प्रॉपर्टी से हम रीपेमेंट करवा सकते हैं। दैट इज द थिंग ऑफ नेसेसिटीज। अगर आप अपने आंसर्स में दिस सेक्शन यू विल कोट दिस सेक्शन तो आपको मार्क्स जरूरत से ज्यादा ही मिलेंगे, आपके एक्सेप्टेशन से ज्यादा ही मिलेंगे। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। फाइन। तो इलस्ट्रेशंस हैं। ए बी को सप्लाई करता है, ए पर्सन है बी को सप्लाई करता है, राम सीता को सप्लाई करता है। सीता है वो पागल है, ठीक है, या फिर फाइन कुछ भी है, उसे इनकैपेबल है, उसको जो भी नेसेसिटीज थी, खाना था, रोटी कपड़ा मकान दिया, तो जो राम है वो सीता की प्रॉपर्टी में से उसे पोस्ट अपना ले सकता है, रिवर्स कर सकता है। ए सपोर्ट्स द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी, ए बी की वाइफ और चिल्ड्रन को सपोर्ट करता है जो पागल है, जो यूनेंट है सॉरी with necessities suitable to their condition in life. A is entitled to be reburnished from B's property. B की प्रॉपर्टी से वो क्लेम कर सकता है। फाइन। सिमिलर एग्जाम्पल्स, देयर इज ऑल्सो सिमिलर केस। इसमें क्या करता है कि एक बच्चा है, माइनर है, वो अपनी मिस रिप्रेजेंट कर देता है एज, फिर भी फॉर एग्जाम्पल वो एंटर होता है प्रॉपर्टी, माइनर है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, वो अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करता है। वो 17 का होता है, बताता हूँ 19 का है, 19 का बताता है, 17 का होता है, 19 का बताता है। फाइन। तो वो जो दूसरा पर्सन है, सेकंड पार्टी है, तो वो क्या करती है, उसे बिलीव कर लेती है और उसके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है। फाइन। बाद में उसे पता लगता है कि शी वाज माइनर, तो इसे अचीव किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसमें क्या होता है, फिर भी अगर मे भी उसने रिप्रेजेंट किया होगा उसकी एज को, फिर भी वो उसे रीपेमेंट के लिए फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज अ माइनर। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कि उसे किसी ने फोर्स किया हो कि आपकी अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करें। हाँ, ये भी तो हो सकता है। सो दैट्स द सेम थिंग कि माइनर को हम थोड़ा सेफ्टी दे रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी बाइंडनेस है उससे सेफ्टी दे रहे हैं हम माइनर को। फाइन। कैटेगरीज ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी एब्सोल्युटली वॉइड।
कौन सी कैटेगरीज हैं माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की जिसे एब्सोल्युटली वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, पहले से होने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, बच्चा अभी झूले में ही होता है और वो फैमिली मेंबर्स पहले डिक्लेयर कर देते हैं ये तो हमारा लॉयर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये तो डॉक्टर बनेगा, ये तो टीचर बनेगी। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को पहले ही क्या कर दिया, वॉइड कर दिया है, ठीक है। फाइन, एब्सोल्युटली वॉइड मतलब वॉइड ही है, ऐसा अगर इस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वॉइड ही है। फाइन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी लेंड और टू बी लेंड, कोई भी पैसा उधार दिया किसी का, उसके कॉन्ट्रैक्ट को रीपेमेंट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, लोन दिया ए ने बी को, जो बी माइनर है उसको लोन दिया। फाइन, तो ए जो है उसे बी को फोर्सफुली रीपेमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता बिकॉज ही इज अ माइनर, ठीक है। बल्ले बल्ले, ठीक है, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ओके, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स सप्लाई टू बी, ठीक है, सप्लाइड। तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिससे गुड्स सप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को, बी जो माइनर है हमारा, बी को माइनर ही समझे, ठीक है। तो बी जो है उसको सप्लाई किया, फाइन, गुड सप्लाई किया, सोना गोल्ड जो है वो सप्लाई कर दिया। वो क्या है, उसकी नेसेसिटीज से अदर देन नेसेसिटीज है, तो उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। वो माइनर अपना गोल्ड भी रख गया और उससे पैसा भी नहीं दिया, दैट कैन बी बिकॉज माइनर इज अवे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग। फाइन, माइनर विल कीप इट एज गिफ्ट। फाइन, बट ऐसा कोई मिलता नहीं है जो ऐसा दे सके, जस्ट किडिंग। कॉन्ट्रैक्ट फॉर अकाउंट स्टेटेड, जो कॉन्ट्रैक्ट है अकाउंट्स पहले के हैं कोई, उसे जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फादर है तो वो कुछ ना कुछ जो डेप्थ है वो अपने बच्चे के लिए छोड़ देते हैं, वो माइनर है तो वो उसे पे नहीं कर सकता, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर पे बाइंडिंग नहीं है। सो दैट्स द थिंग। फाइन, बहुत अच्छे प्रोविजंस है ना। सोचिए अगर एक भी ऐसा ना होता तो क्या होता, माइनर जो है उस पर कितना बुरा प्रभाव होता, वो सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते थे उसको, उसकी जिंदगी जो है, छोटे से बच्चे की, मासूम की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती थी। सो hats off to the lawmakers. Next, unsound mind. Unsound mind भी क्या है, incompetent to contract. Unsound mind क्या है, जिसको अपनी पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो बंदा, ठीक है, कुछ भी। अनसाउंड माइंड, जिसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, अपने सेंसेस में है ही नहीं वो पर्सन, ठीक है, तो वो क्या है, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो बंदा सेंसेस में ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है, आप खुद बताइए। सो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन जो 12 है हमारा, वो बताता है कि व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। एक साउंड माइंड होता क्या है कॉन्ट्रैक्टिंग के पर्पज से, तो वो देखते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट if at the time when he makes it he is capable of understanding it। एक पर्सन कैपेबल हो उसे समझने के, and of forming a rational judgment, और एक रैशनल जजमेंट करने के, जो as to its effect upon its his interest, तो जो भी उसके इंटरेस्ट हैं उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे समझने के, अगर वो पर्सन लायक है तभी वो क्या है, साउंड माइंड है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हैं जस्ट टू बाय अ बुक, फाइन, आपको पता ही नहीं कि ये बुक मेरे काम की है नहीं है, कि समझने की अंडरस्टैंडिंग हो कि ये मतलब मान लो 200 रुपए की बुक है, 200 रुपीज की बुक है, तो ये कैपेबल हो आप अंडरस्टैंडिंग की कि आप उसके लिए 200 रुपए दो, कि ये 100 रुपए की बुक है आपको कोई 200 रुपए की लगा रहा है तो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि आपको कोई ठग रहा है कैसा भी है, या एक रैशनल जजमेंट आप नहीं बना पा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वो क्या है जो आपके इंटरेस्ट पे इफेक्ट करता है, बैड इफेक्ट करता है। सो दैट्स, अगर वो पता नहीं है तो यू आर अनसाउंड माइंड, ठीक है, फाइन। अगर आप कैपेबल हैं उस चीज को समझने के, एक रैशनल जजमेंट बनाने के, और आपके इंटरेस्ट में जो भी इफेक्ट हो रहा है उसको समझने के, तो यू आर अ साउंड पर्सन, साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पर्सन यूजुअली जो है रोज मतलब पागल रहता है, ठीक है, अनसाउंड रहता है, लेकिन कभी कभी वो उसको झटका लगता है, वो सही हो जाता है। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, वो तब कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जब वो सही है, फाइन। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, जो पर्सन है हमेशा सद्बुद्धि में रहता है आपके जैसे, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, और कभी कभी क्या होता है अनसाउंड माइंड हो जाता है, कभी कभी दिमाग गर्म हो जाता है, नहीं चलता,
ठीक है, मे बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। फॉर एग्जांपल यू हैव अ फोन, यूजुअली ये अच्छे से चलता है फाइन, लेकिन कभी कभी ये खराब हो जाता है, हैंग करने लगता है, हाँ, तो अब आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो जब ये काम जो सही होगा तभी आप काम कर पाएंगे ना इस पे। तो वही चीज बताया, जब आप अनसाउंड माइंड होंगे, जब ये चल ही नहीं रहा होगा, तब तो आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे, जब आपका दिमाग चल ही नहीं रहा। योर ब्रेन इज ऑल्सो मशीन ना, तो ये काम ही नहीं कर रही है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते। दैट्स द थिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। आई होप इट्स क्लियर। ओके, इलस्ट्रेशन से हमारा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन है जो थोड़ा पागल है, कभी कभी वो पागल हो जाता है, मतलब साउंड माइंड का भी हो जाता है। मे कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग दूस इंटरवल्स, जब वो सही है, सद्बुद्धि है, तो तब क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी, फाइन, बार बार क्यों पढ़े, ठीक है। जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ इट, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। यू हैव टू टेक A4 साइज शीट, ओके, जस्ट फोल्ड इट वर्टिकली, उसे फोल्ड कीजिए, 2 पार्ट्स में फोल्ड कीजिए एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर शॉर्ट नोट्स। जितने शॉर्ट नोट्स होंगे, और दो शॉर्ट नोट्स के आपके 1 या 2 पेजेस में आपका पूरा जो टॉपिक है, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सो दैट्स योर माइंड मैप्स। तो उसे क्या बोलेंगे आप, माइंड मैप्स बोलेंगे। वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लंबे नोट्स बनाएंगे, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे उससे। सो द पर्पज ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फाइन। तो अनसाउंड माइंड पे थोड़ा हमारे पास जजमेंट भी है, तो ये भी पढ़ते हैं। चमना दास वर्सेस राम उत्तर पांडे, 1911 का केस है, ठीक है। तो ये हमारा केस है, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट। ओके फाइन। तो दिस इज अ केस, इसमें क्या बताया गया है कि ए ने बोरो किए 40,000 रुपीज मॉर्गेज में, मॉर्गेज हमें पता है उधार, इन द फेवर ऑफ बी। लेटर ए सोल्ड द प्रॉपर्टी टू सी। ए क्या करता है, बी से उधार लेता है 40,000 की प्रॉपर्टी के लिए। ए क्या करता है, बाद में वो प्रॉपर्टी सी को सेल कर देता है 44,000 में, प्रॉफिट में सेल करता है, एंड अलाउड सी टू रिटेन 40,000 of the price in order to redeem the mortgage। तो वो करता है, क्या करता है, ए 40,000 रुपए कर्जा लेता है, डेप्ट लेता है, और ए जो है लेकर उससे प्रॉपर्टी खरीदता है। वही प्रॉपर्टी सी को सेल करता है, कितने में, 4,000 रुपए की प्रॉपर्टी में, प्रॉफिट में, और अलाउ करता है सी को कि वो जो पैसा है वो 40,000 एज अ प्राइस ऑफ मॉर्गेज ले ले, अपना उधार वापस चुका ले, ठीक है। B the mortgage sued C for the recovery of the mortgage। C को recovery of mortgage के लिए क्या करता है, sue करता है। It was held that B could not be succeed। अब बात सुनो, A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो B को किसको स्यू कर रहा है, C को। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट की प्रिविटी से ही बाहर है। जो पार्टीज होंगी वही स्यू की जा सकते हैं, किसी और को नहीं कर सकते। तो इट वॉज हेल्ड दैट B could not succeed because B was not a party to the contract between A and C। सेम चीज, फाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, प्लीज नाम याद कीजिए इसका। As per the doctrine of privity, a contract can't confer rights or impose obligations under it on any person except the parties to it। कॉन्ट्रैक्ट किसी और पर्सन पे ऑब्लिगेशन डाल ही नहीं सकता एक्सेप्ट द पार्टीज। अ थर्ड पर्सन कांट बी एंटाइटल्ड टू डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पर्सन से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते। सो दैट्स द थिंग, फाइन। The doctrine of privity of contract must not be confused with the concept of privity of consideration। कंसिडरेशन हाँ हम कहीं से भी ले सकते हैं, फाइन, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अलग है, ठीक है, फाइन। हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था। वाइन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कांट बी कन्फर राइट्स और इम्पोज ऑब्लिगेशन अंडर इट ऑन एनी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते। Section 2 subclause D implies that as long as there is a consideration for a promise, it is immaterial if a third party has provided it।
तो जितना हमें पता है कि जितना टाइम तक हमारे पास कंसिडरेशन है उस प्रॉमिस की, तो ये जरूरी नहीं कि वो थर्ड पार्टी को प्रोवाइड किए है नहीं। सो दैट्स इट, फाइन। अभी तक हमने दो जो थे हमारे इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के पढ़ लिए, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, लॉ नहीं मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने से। फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने मना कर दिया, जाना ही नहीं शिमला, गोवा जाना ही नहीं, तो कैसे करेंगे? डिसक्वालीफाई है भाई, अब तो कुछ भी हो जाए, होगा ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते। सो दैट्स द सेम थिंग। हमारी लॉ क्या है, मदर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो डिसक्वालीफाई बाय लॉ, लॉ ने ही डिसक्वालीफाई कर दिया, हमें जाने से रोक दिया, कुछ करने से रोक दिया, तो आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम क्या हो गए, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इनकॉम्पिटेंट टू शिमला हो गए। सो दैट्स द थिंग, फाइन। सो इसे और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं है। सो दैट्स इट, यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ योर बाय योर अंडरस्टैंडिंग। आप जितना समझते हैं, जैसे समझते हैं, इसको एक या दो लाइन में डाल सकते हैं, फाइन, ओके। सो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सेक्शन 11 के बारे में पढ़ा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के पर्सन्स कौन कौन इनकॉम्पिटेंट होता है उसके बारे में पढ़ा, कौन कौन होता है, माइनर, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन्स डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो ये सब चीजें हमने डिटेल में पढ़ी, फाइन। तो इस चीज को आपने जस्ट रिवाइज करना है, पीपीटी डाउनलोड कीजिए, डीपीपी कीजिए, एंड योर स्कोर आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर रहा। और अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन, आपके लिए लाई जाएगी, पेश की जाएगी, ओके, फाइन। सो एक कोट के साथ एंड करेंगे ये वीडियो लेक्चर। अ बैटल वेल बिगिन इज हाफ वॉन। एक लड़ाई अगर आप अच्छे से जंग शुरू कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमने आधी जीत लिया, आधा जीत लिया, हम पढ़ने बैठ चुके हैं का मतलब ये है कि हम पढ़ ही लेंगे, फाइन। एक अच्छे तरीके से आपने अपना टाइम टेबल बना लिया है, आपने सब कुछ जो भी अपनी स्टेशनरी है उसको अपने पास रख लिया है, तो इट मीन्स कि आपकी जो आधी बैटल आपने स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से बिगिनिंग की, इट मीन्स आपका आधा काम तो हो गया, फाइन। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि नॉट ऑल द रोड्स लीड्स टू रोम। लेकिन सारी रोड्स जो हैं, हर जो डायरेक्शन है वो रोम तक नहीं जाती। इट मीन्स डायरेक्शन और गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। आप कितना टाइम किस चीज को दे रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन और गाइडेंस के लिए हम हैं ही विधि एकता संघ। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, आर्ची, बाय बाय।